अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम ये हाफ ब्रिज पावर सप्लाई है, 300 वाट की है। इसकी जो नॉमिनल आउटपुट है वो 12 वोल्ट 25 एम्पियर है, जो कि 300 वाट बनते हैं। इस पावर सप्लाई में TL494 IC यूज़ की जा रही है और यहाँ पर इसका हाफ ब्रिज सर्किट है, पल्स ट्रांसफार्मर है। क्योंकि TL494 सेकेंडरी साइड रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी ये प्राइमरी साइड के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, ये इसको सेकेंडरी साइड पे यूज़ किया जाता है। आइसोलेशन देकर पल्स ट्रांसफार्मर आगे ड्राइव देता है और ये पल्स ट्रांसफार्मर D13009 लगे हुए हैं। ये दोनों ट्रांजिस्टर बारी बारी स्विच करेंगे और हमारा SMP ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड पे इसमें स्विचिंग होगी, आउटपुट देगा। आउटपुट यहाँ से रेक्टिफाई होगी। यहाँ पर ये 30 एम्पियर का रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये रेक्टिफाई करके फ़िल्टर से आउटपुट मिलेगी और आखिर पे हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पर इसका वोल्टेज सेंस लाइन और वोल्टेज एडजस्ट के लिए फीडबैक सर्किट है, जो कि यहाँ पर इसको IC को वोल्टेज की इंफॉर्मेशन देगा। इस जगह पर इसकी करंट सेंस रजिस्टर है, जिसको शंट बोला जाता है, ये लगी हुई है। तो ये यहाँ से जितनी करंट फ्लो होगी उसको सेंस करके इस IC को बताएगी। मैंने इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए इस पावर सप्लाई को यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया है। बेसिकली ये जितनी भी इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज आती हैं, ये इस तरह यहाँ से ऊपर कवर्ड होती हैं। तो इनमें ज़्यादातर जो डिज़ाइन होते हैं उनकी हमें डायग्राम नहीं मिलती। तो चले, मैंने ये एक कोशिश की है कि इसकी डायग्राम ड्रा की है पेपर पे। इस डायग्राम को मैंने 3 पेपर्स में अलग-अलग से बनाया है, 3 पोर्शन बनाए हैं इसके, ताकि हमें उसको समझने में आसानी हो। इसका सर्किट का फंक्शन देखेंगे, प्लस ये सर्किट कैसे वर्क करता है ये देखते हुए इसमें आने वाले जो फॉल्ट हैं, जो रूटीन में इसमें फॉल्ट हमें मिलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उनको हल किया जाता है। चलें जी, शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जब भी हम सर्किट देखते हैं तो इसका एक इनपुट सेक्शन है जिसको हॉट साइड कहा जाता है। वो साइड होती है जो कि डायरेक्ट लाइन से जुड़ी होती है, और दूसरी साइड होती है कोल्ड साइड, जो कि हमारी सेकेंडरी साइड होती है, आउटपुट वाली साइड होती है, जो कि इस ट्रांसफार्मर के बाद शुरू होती है। प्राइमरी साइड में यहाँ पर सबसे पहले इनपुट प्रोटेक्शन सर्किट है, जो कि ओवर करंट से, ओवर वोल्टेज से, हाई फ्रीक्वेंसी से, इन सारी चीज़ों से बचाता है। इसको EMI सर्किट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सर्किट। अभी देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये लाइन इन हो रही है, न्यूट्रल इन हो रहा है, और ये हमारी ग्राउंडिंग लाइन है, अर्थिंग लाइन है। जब भी आप इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई जिनकी मेटेलिक चेसी होती है, कोशिश करिए इनको हमेशा गुड अर्थ दीजिए। अपने जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इसको चेसिस ग्राउंड लाजमी दीजिए, क्योंकि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो कम से कम इंसानी जान को या इक्विपमेंट को ख़तरा ना हो, वहाँ पे फेज़ या लाइव वोल्टेज वहाँ में आ जाए। तो ये ग्राउंडिंग पॉइंट जो है वो चेसिस के साथ चेसिस अर्थ करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से एक लाइन चलती है और फ़ौरन वहाँ से कट हो जाती है। इसके आगे ये एक पहला कंपोनेंट आता है जो कि फ्यूज़ है। तो ये फ्यूज़ 5 एम्पियर का 250 वोल्ट का फ्यूज़ है, ये लगा हुआ। इससे आगे देखिए तो रजिस्टर है, कैपेसिटर है और ड्यूल लाइन फ़िल्टर है, 2 इंडक्टर लगे हुए हैं। इसके बाद एक आगे फिर लाइन और न्यूट्रल के दरमियान ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये हमारा EMI सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सर्किट है। कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी जो 60 हर्ट्ज़ या 50 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर दाखिल होने की कोशिश करेगी डिफरेंशियल मोड में, लाइन और न्यूट्रल में जो दोनों लाइनों में नॉइज़ आता है, अगर डिफरेंशियल नॉइज़ आता है, डिफरेंशियल मोड में कोई भी नॉइज़ आएगा, उस वक्त हमारा चूँकि कॉइल जो होती है, इंडक्टर होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हाई रेजिस्टेंस पेश करता है, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है और कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाती है। तो ये उसको ब्लॉक करेगा और ये उसको इजी पाथ देगा।
तो जो भी नॉइज़ आएगा वो यहीं से ही लाइन से न्यूट्रल की तरफ ट्रैवल कर जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर उसको इजी पाथ देगा। अभी वो अगर तो वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए आया है तो ये उसको बर्दाश्त कर जाएगा। यहाँ पर ये येलो कलर का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बगल में ये एक रजिस्टर लगी हुई है जो कि 680 के की है। साथ में हमारी ये ड्यूल लाइन फ़िल्टर है जो कि एक कोर के ऊपर वायर लपेटी हुई है। दो वायर के सेक्शन है, एक लाइन के लिए एक न्यूट्रल के लिए। तो इसकी परमेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, यानी बहुत जल्दी ये सैचुरेट हो जाती है, यानी इसका बीम एक्स बहुत ज़्यादा होता है। यानी जैसे ही कोई फ्रीक्वेंसी आएगी ये फ़ौरन से उसको उधर से जाम कर देगी। तो 60 हर्ट्ज़ तक तो ये अलाउ करेगी, गुजर जाएगी। 60 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है उसको उधर ही रोक लेगी, ताकि अगला हमारा सर्किट जो है वो डैमेज ना होने पाए। करंट आई, फ्यूज़ से गुजरी, इस फिल्टर में दाखिल हो गई, यहाँ से इस फिल्टर में दाखिल होगी। कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो इस कैपेसिटर ने इधर से ही निकाल देनी है। या हमारी जो इधर आईसी लगी हुई है ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कर रही है, इसका कोई भी नॉइज़ अगर डीसी रेल से पीछे जाने की कोशिश करेगा, इस लाइन से वापस ट्रैवल बैक करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला कैपेसिटर उसको इधर ही उस नॉइज़ को रिमूव कर देगा। तो ये नॉइज़ रिमूव करने के लिए होते हैं। अगर किसी एक लाइन में नॉइज़ आता है तो फिर हमारे ये ब्लू कलर के कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसको क्लास वाई। ये पीले रंग के क्लास एक्स कैपेसिटर होते हैं जो कि डिफरेंशियल मोड नॉइज़ के लिए होते हैं, ये वाले। और ये वाले ब्लू कलर के ये क्लास वाई कैपेसिटर होते हैं। अगर किसी एक लाइन में कोई पल्स आती है, कोई स्पाइक आती है, तो ये उसको यहीं से चेसिस में गुजार देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राउंड या गुड अर्थ जो है वो लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से बात चलती है आगे हमारा आ जाता है, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे स्विच लगा हुआ है ये वाला, पहले हम इसको इन वोल्टेज को यहाँ से गुजार के सीधे ब्रिज में दाखिल करते हैं। ब्रिज में 220 वोल्ट दाखिल किए तो जितने वोल्टेज यहाँ पे दाखिल होंगे ये उसको रेक्टिफाई करके नेगेटिव लाइन इस एनटीसी के थ्रू गुजरेगी और पॉजिटिव लाइन इस कैपेसिटर पे आ जाएगी। ये इस एनटीसी से गुजर के इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर। अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर को देखते हैं तो इसका एक एंड जो है, एक कोना जो है वो तिरछा कटा हुआ है और एक बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे है। जो तिरछा कटा हुआ है वो पहचान होती है कि ये पॉजिटिव साइड है, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड वाला ये वाला कोना जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो इसको देख लेंगे तो ये लाइन यहाँ से चलती है, ऐसे आ जाती है। ये लगा हुआ है हमारा ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर ये आ जाती है। अच्छा, इसमें एक और जो सेफ्टी की बात है, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है तो कभी भी अनआइसोलेटेड सर्किट जो कि डायरेक्टली लाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनको रिपेयर करने की कोशिश नहीं कीजिए। इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर जब ये सप्लाई आती है, यहाँ पर ये वाली लाइन पहुंची, और इसको देख लेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से चलेगा। एक ये कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का, इसको कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। तो इसकी कहानी ये है, ये एक ऐसी रजिस्टर है, ये 10D11 है, 10 ओम का। D11 इसका चिप साइज होता है और 10 ओम की रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ऐसी है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी, यानी ये उल्टा रिस्पांस देगा। टेम्परेचर डाउन होगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट को कंट्रोल करवाती है। प्लस ये जो कैपेसिटर हैं, जैसे ही ये खाली होते हैं, शुरू में जब आपने सप्लाई नहीं दी तो ये ब्लैंक होते हैं। तो जब एक कैपेसिटर डिस्चार्ज कैपेसिटर होता है, बिल्कुल फ्री होता है, खाली होता है, तो वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करता है। तो ये उस सर्ज करंट से बचाने के लिए ये कंपोनेंट लगाया जाता है। शुरू में ये करंट को होल्ड रखेगी, जैसे जैसे ये कैपेसिटर का लेवल चढ़ता जाएगा, वोल्टेज लेवल बढ़ते जाएंगे, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ये जो सप्लाई हमने कहा, नेगेटिव लाइन गुजर के आ गई यहाँ पर, पॉजिटिव गुजर के आ गई यहाँ पर। और ये दोनों कैपेसिटर अगर देखें लगे हुए कैसे हैं, एक एंड पॉजिटिव है,
ये एंड नेगेटिव है, इस कैपेसिटर का नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है और ये नेगेटिव इधर लगा हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे आप बैटरी के दो सेल जो आम हमारे रिमोट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एक का सिरा नेगेटिव पॉजिटिव, दो आप सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इस तरह करके ये सीरीज़ में हो जाते हैं। तो कैपेसिटर भी जब आप इसको इस तरह लगाते हैं कि इसकी एक साइड पे आप नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव देते हैं, तो ये सीरीज़ में आ जाते हैं। जिस तरह आप दो रजिस्टर सीरीज़ में लगाते हैं तो वो वोल्टेज डिवाइडर का काम करती है, तो बिल्कुल ये भी वोल्टेज डिवाइडर का फंक्शन करेगी। कैसे? अगर हम ये सेंटर पॉइंट को देख लें, यहाँ पर नेगेटिव देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं, तो सेंटर पे अगर ये कैपेसिटर की वैल्यू दोनों की बराबर है तो यहाँ इस पॉइंट पर जितनी आपकी सप्लाई होगी V सप्लाई डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे इसको। अगर ये 300 वोल्ट है तो यहाँ पे 150 होंगे, इससे यहाँ पर 150, इससे 150, तो टोटल 300 वोल्ट हो जाएंगे। इसको हम देखते हैं। अभी ये सप्लाई यहाँ पर आ गई और इन कैपेसिटर के पैरेलल में दो रजिस्टर लगे हुए हैं जिसको ब्लीडर रजिस्टर कहा जाता है। जैसे ही आप सप्लाई रिमूव करते हैं तो ये दो रजिस्टर इन कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज करवाने का काम करते हैं। ये सेफ्टी के तौर पे लगाए जाते हैं, प्लस ये कुछ रिपल्स रिमूव करवाने में भी कैपेसिटर की हेल्प करते हैं। ये वाले दो रजिस्टर लगे हुए हैं 150 के 150 किलो ओम और 150 किलो ओम। अभी जो एक मैंने यहाँ पर स्विच की बात की थी कि इसको हम बाद में देखते हैं, अभी उसकी बारी आ गई है। देखिए, जब आप सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से 220 वोल्ट आगे पास करवाते हैं तो ब्रिज को 220 जाते हैं, 220 को उसी तरह ही वो, अगर उसकी आप सप्लाई देख लें, अगर 230 वोल्ट हैं, चलिए मैं उसको मैथमेटिकली साथ देखते जाते हैं। पावर लगाने लगा हूँ, तो जब भी आप पावर लगाते हैं सीरीज़ लैंप यूज़ कीजिए। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैं सीरीज़ लैंप यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि ये हमें इसका रिस्पांस सामने नज़र आता रहे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पावर लगाता हूँ। इसको हम देखेंगे कि जैसे ही हम लगाते हैं तो एक दफ़ा ये लैंप ग्लो करता है थोड़ा सा और उसके बाद ये ऑफ़ हो जाता है। एक्चुअली ऑफ़ नहीं होता। शुरू में जो मैंने बात की थी कि ये सर्किट बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करता है, तो वो अगर ये एनटीसी ना लगा हुआ हो तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा सर्ज प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करता है। तो ये कंपोनेंट है, तो एक लिमिट तक इसमें से करंट चलने देगा, तो उस वजह से ये लैंप ऑन होता है। तो अभी भी करंट इसी में से गुजर के आ रही है, लेकिन अभी करंट इतनी है कि जो कि इसके फिलामेंट में हीट जनरेट नहीं कर सकती, तो इसकी लाइट ग्लो नहीं होती, लेकिन करंट इसी में से होके आ रही है। इसको साथ हम टेस्ट भी करते जाते हैं। यहाँ पर मैंने दिए इसको 232 वोल्ट। तो अगर आप 232 वोल्ट दे रहे हैं तो इसके जो डीसी वोल्टेज होने चाहिए 232 ज़रब 1.414, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये निकाल लीजिए, तो ये 328 वोल्ट होने चाहिए। तो ये 328 वोल्ट डीसी होने चाहिए। यहाँ पर ये एसी थे, अभी ये डीसी होने चाहिए। तो ये 328 वोल्ट, 327.7, 328 ये डीसी आ गए। ये वोल्टेज इस पॉजिटिव साइड पे और इस नेगेटिव साइड पे 328 आ गए हमारे। अभी जो मैं बात कर रहा था कि ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। अभी ये एंड हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो डिवाइड कर देंगे इसको, 328 को तकसीम 2 कर दीजिए, तो 164 164 वोल्ट एक एक कैपेसिटर पे होने चाहिए। ये पहले कैपेसिटर पर 163.7 ठीक है। फिर इसको जो इसका कॉमन है इसको इधर रखते हुए तो ये 164, दोनों पे 164 वोल्ट आ गए। अभी बात आती है यहाँ पर सेफ्टी के पॉइंट से कि अगर ये कैपेसिटर आपको नहीं पता कि ये कैपेसिटर कब से चार्ज हैं, किस वक्त किसी ने ऑन किया था इसको, तो जब भी आप वर्क स्टार्ट करते हैं तो इस कैपेसिटर पर डीसी वोल्टेज मेजर कर लीजिए। अभी देखें इस पर 30 वोल्ट है, ये डाउन हो रहे हैं। क्यों? कि इसकी जो ये ब्लीडर रजिस्टर है वो इस वक्त फंक्शन कर रही हैं, तो इसके ये वोल्टेज डाउन हो रहे हैं। अगर ये वोल्टेज डाउन ना हो,
इस पे अगर 100-150 वोल्ट खड़ा है तो वो वोल्टेज कोई भी नुकसान का बायस बन सकते हैं। आपका हाथ लगेगा तो हाथ को डैमेज कर देगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमेशा कैपेसिटर को, इन कैपेसिटर्स को, क्योंकि ये बहुत बड़ा छुपा हुआ दुश्मन होता है, इसको आप डिस्चार्ज कर लें। क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि बोर्ड को तो सप्लाई नहीं दी हुई, लेकिन अगर इसको हाथ लग जाए इसके टर्मिनल वाली साइड पे तो ये नुकसान करेगा। अभी मैंने इसकी सप्लाई रिमूव की है। अभी हम इसकी कोल्ड टेस्टिंग देखते हैं, फिर उसके साथ साथ इसको चलाते जाते हैं। जब भी आप कोई सप्लाई ऑन करते हैं, सबसे पहले मल्टीमीटर पकड़िए, उसको ओहम मॉड में रखिए, रेजिस्टेंस में, और उस सर्किट की इनपुट रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। ये देखें तो ये 719 किलो ओहम, 0.719 मेगा ओहम, यानी 700 किलो ओहम। ये हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। लीडर रिवर्स करके देख लें तो ये भी हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये कोई 1 किलो ओहम या इससे नीचे आती है, 100-200 ओहम आती है, या 1-2 ओहम आती है, उस वक्त क्या होता है कि सर्किट के अंदर प्रॉब्लम होती है, सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है। तो उस वक्त आप उसको पावर नहीं देंगे, पहले उसकी कोल्ड टेस्टिंग करते हुए उसको टेस्ट कर लेंगे। अभी पहले उस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं हम कि ये जो मैंने बात की थी, यहाँ पर हमने सप्लाई दी थी 220, डीसी मिले 330। वो आपने यहाँ पर लाए और इन कैपेसिटर्स पर पहुँच गए। तो ये जिस तरह मैंने बोला था कि कैपेसिटर के एक एंड पे नेगेटिव, एक एंड पे पॉजिटिव, यहाँ पर आपने सप्लाई दी, सेंटर पॉइंट कॉमन कर लिया। इससे जो हमें पॉइंट मिलेगा दरमियान वाला, जो इसका सेंटर पॉइंट अभी हमें मिलेगा, ये है एक, आप कह सकते हैं जैसे रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, डेड पॉइंट होता है। एक सेल आपने ये लगाया हुआ है, एक ये लगाया हुआ है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो अभी ये देखें, ये इस जगह पर आप कॉमन रखेंगे। ये एक बहुत नुक्ते वाली बात है, यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि सप्लाई को समझने में हमें आसानी पैदा करेगा। अगर हम एक तार यहाँ से निकाल लें, इस जगह पे रखें, और इस साइड पे ये रेड लीड लगाएंगे, तो ये कितने वोल्ट आएंगे? अगर ये मेरे पास 1.5 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की, तो ये कॉमन है, तो ये क्या होगा, मीटर पॉजिटिव 1.5 वोल्ट शो करेगा। अगर मैं दूसरी दफ़ा यही मीटर यहाँ पर लगाता हूँ तो ये क्या होगा, मीटर की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। क्यों? कि ये वोल्टेज इस रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हाफ ब्रिज सप्लाई के अंदर ये कहानी चल रही होती है। जब हम एक आम बक रेगुलेटर की या कन्वर्टर की, किसी की भी फ्लाई बैक की बात करते हैं, तो उस वक्त हम ग्राउंड और पॉजिटिव लाइन को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। अगर तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि जी जो यहाँ पर ग्राउंड है, सेंटर पॉइंट पे 160 वोल्ट मिल गया, ऊपर पे 320 मिल गए। लेकिन जब इस पॉइंट को हम कॉमन मानेंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे मैंने मल्टीमीटर यहाँ पर लगाया था इस पॉइंट पे, तो इससे ऊपर 160 वोल्ट पॉजिटिव होंगे। अगर रिवर्स साइड पे आएंगे तो नेगेटिव 160 हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज कर लिया। तो इस कहानी में सप्लाई को, जो हमारी डीसी रेल है, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। इस पॉइंट को कॉमन माना जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सप्लाई, ये हमारे यहाँ तक 320 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, लेकिन हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट है उसको उठा के फ्लोट कर देते हैं इस जगह पर 160 वोल्ट पे। तो नॉर्मल ये 160 अभी नहीं होंगे, इसको हम 0 वोल्ट कह देंगे। तो 0 से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये पॉजिटिव 160 हो जाएंगे, नीचे देखेंगे तो ये अभी इसकी निस्बत ये नेगेटिव 160 हो जाएंगे। तो सप्लाई हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दी, इससे लेके इस लेवल तक 320 वोल्ट हो जाएंगे। अभी एक और यहाँ पर नुक्ते की बात, उस स्विच पे फिर आते हैं। जब तो 220 दिए थे तो यहाँ पर गए थे तो तकसीम हो गए थे, उस वक्त ये स्विच ओपन था, ये स्विच ओपन था। कैसे? ये स्विच यहाँ पर इसके 3 पॉइंट हैं, ये वाले 2 पॉइंट उसने इकट्ठे जोड़े हुए हैं। जो कॉमन है
और एक लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है, इसको उसने कॉमन किया हुआ है। और अभी इस वक्त ये स्विच ये ओपन है। अगर हम इस स्विच को ऑन कर देंगे ये वाला, तो उस वक्त ये देखें अभी होगा क्या, जो लाइन हमारी आ रही थी वो क्या होगी, यहीं से गुजरेगी, सीधी इस जगह पर आ जाएगी। ये देखें, तो फेज़ हमारा जो लाइन है यहाँ से आई, फिल्टर से गुजरी, ब्रिज के इसी पॉइंट से यहाँ पे गई, सीधी आगे चली गई और इन कॉमन पॉइंट पे। तो अभी हमारी जो दूसरी लाइन है फ्यूज़ वाली, वो यहाँ से चलेगी इस साइड पे, इससे होती हुई ब्रिज से एक दफ़ा इधर जाएगी, एक दफ़ा इधर जाएगी। मैं उसको प्रैक्टिकली अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। जो फ्लाई बैक होते हैं वो थोड़ी पावर के लिए होते हैं। आप कहते हैं कि जी वो 100 वाट के लिए होते हैं। इससे ज़्यादा फ्लाई बैक डिज़ाइन में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, वो आप डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वो रेगुलेशन लिमिट से बाहर निकल जाता है। तो जो भी सप्लाई होती है वो क्या करती है कि हमारी स्विच बोर्ड पावर सप्लाई ये दो तरह के काम कर रही होती है कि ये हमारी सप्लाई है, इसको आप जो इनपुट दे रहे होते हो, ये नॉर्मल हम कहते हैं जी 85 से लेके 240 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, ये इसकी इनपुट है। और आउटपुट में आप कहते हैं कि जी 0 वाट से लेके, अगर वो 100 वाट का है तो 100 वाट देंगे। यहाँ पर हमारी जो आईसी लगी हुई है, अभी अगर 100 वाट आपने लगाने हैं तो इस सर्किट को इस चीज़ से आज़ाद होना चाहिए कि इनपुट पे क्या है। इनपुट पे अगर 85 वोल्ट हैं तो इसने फिर भी आपको 100 वाट ही देना है। अगर 240 होंगे तो फिर भी वो 100 वाट ही देगा। लेकिन जब कन्वर्टर की पावर बढ़ जाती है, जैसे हम ये 300 वाट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 25 एम्पियर एक बहुत बड़ी करंट है, तो उस वक्त इस वोल्टेज से, इस लेवल से जो हमने करंट लेनी है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप, क्योंकि जब आप आउटपुट में करंट बढ़ाते हो तो इनपुट में भी करंट उसी तरह बढ़ जाती है। तो यहाँ पर फिर नामुमकिन हो जाता है कि उसको स्टेबलाइज करना। जो PWM आईसी है हमारी, वो लोड को तो मैनेज कर लेगी लेकिन लाइन को मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो लाइन रेगुलेशन वहाँ पे फेल हो जाती है। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इस सप्लाई को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप 110 वोल्ट पे कर सकते हैं। अगर आपकी सप्लाई ड्रॉप हो जाए, 220 पे नहीं, आप 110 पे चलाना चाहते हो, तो फिर इसको 110 पे कर देंगे। जैसे ही 110 पे करेंगे तो फिर हमारा ये वाला ऑप्शन जो है, ये लाइन रेगुलेशन वाला, कि लाइन वेरिएशन जो है वो आएगी, तो ये सप्लाई अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो जब आप 110 पे करेंगे तो उस वक्त ये सप्लाई, अभी लाइन वोल्टेज इसके जो है वो प्रॉब्लम कम हो गया, तो सिर्फ लोड को रेगुलेट करेगी, ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करती जाएगी। थोड़ी बहुत जो लाइन वेरिएशन है उसको तो कंट्रोल करवा लेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो ये वाली है ये नहीं इस कंट्रोल कर पाएगी। तो अगर आप 220 पे ऑपरेट करना है तो 220 पे कर लें। अगर 110 के एरिया में, अगर बिलफर्ज आप यूएस में इस्तेमाल करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो फिर आप इसको 110 पे करेंगे। ये स्विच 110 वाला है। इसी तरह ATX पावर सप्लाईज के अंदर भी यही ऑप्शन होता है कि उसको आप स्विच कर लें 110 पे। जब आपने ये स्विच ऑन कर दिया तो हमारी ये लाइन यहाँ से चलेगी, इन कैपेसिटर के सेंटर पॉइंट पे आ जाएगी। नॉर्मली अगर ये स्विच ऑफ है तो ये हमारे रेक्टिफायर के चारों डायोड काम कर रहे होते हैं। एक साइड पे एक वक्त में 2 डायोड, दूसरे वक्त में 2 डायोड, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल जो है वो हमारे रेक्टिफाई होके आगे जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस लाइन को रेफरेंस मान लेंगे तो जो इस लाइन पे अभी साइकिल आएगा, तो अभी आपने इसको 2 तरह के डायोड्स में से गुजार दिया। एक ये गुजार के आपने कैपेसिटर के पॉजिटिव पे दे दिया, और एक इसको गुजार के इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे दे दिया।
अभी देखें, सिर्फ आप एक लाइन को रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमारी ये जो लाइन है ये वाली, ये हमने डायरेक्टली स्विच के थ्रू कॉमन कर दी। तो सिर्फ अभी ये सप्लाई जो है ये हाफ पीक पे काम करेगी, हाफ पीक को गुजार देगी, हाफ पीक इधर चली जाएगी। आधे साइकिल को रेक्टिफाई करते हुए ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इसको क्लिप करते हुए ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो हमारी जो लाइन है वो मेंटेन हो जाएगी। तो कैपेसिटर जो है वो आधे वोल्टेज पे चार्ज होंगे। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वही 160 वोल्ट मिलेंगे, इससे लेके इस पॉइंट तक वही 160 वोल्ट मिलेंगे। तो 110 पे करने का ये स्विच का फ़ायदा है। तो जब अगर आपने इसको 220 वाले एरिया में ऑपरेट करना है तो कभी भी इस स्विच को 110 पे नहीं करना। उससे क्या होगा कि इस कैपेसिटर की वैल्यू है 250 वोल्ट। अगर आप इसको 110 पे रखते हुए ऑपरेट करेंगे तो ये कैपेसिटर फ़ौरन से ब्लास्ट हो जाएंगे, या आपके ये ट्रांजिस्टर उड़ जाएंगे या फ्यूज़ उड़ेगा। तो ये कैपेसिटर जलने के ज़्यादा ख़तरे होते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर कुछ देर तक तो काम करेंगे, उसके बाद ये इंटरनली शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये नतीजतन क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएंगे। आपका कन्वर्टर जो है वो ज़्यादा करंट भी लेगा। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये 110 पे रखते हुए ये मैंने लगाया तो ये देखे करंट ले रहा है। तो अभी मैं इसको, चूँकि पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है, क्योंकि सीरीज़ लैंप ऑन है, अगर मैं इस पर लोड डालूँगा तो ये नुकसान करेगा और ये कैपेसिटर किसी भी वक्त ब्लास्ट कर जाएंगे। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी। इसको मैं 110 पे 220 पे कर देता हूँ। अभी बात आती है यहाँ पर, सप्लाई हमने इस जगह पर बना ली। ये सप्लाई यहाँ से आई पॉजिटिव एक ट्रांजिस्टर पे, ये पावर ट्रांजिस्टर हमारे लगे हुए हैं, और नेगेटिव दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। ये एक यहाँ पर बहुत प्यारी सी कहानी होती है, इसको समझ लें तो बहुत ये इजी है। और जब भी हम कोई काम समझ के करते हैं तो वहाँ पे आपको रिपेयरिंग में और उस सर्किट को समझने में, उसको देखने में मज़ा आता है कि जब हमें उसका आइडिया होता है कि ये है क्या और वर्क कैसे कर रहा है। वही तुक्के वाली बात है, अच्छा एनू बदल लो, अच्छा यार ये भी बदल ले, एनू बदल लो, एनू बदल के काम नहीं चलता। अगर हम किसी को लॉजिकली किसी चीज़ को देखते हैं कि जी ये चीज़ मैं रिप्लेस करूं तो क्यों करूं, या अगर जैसे हम एक मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक तो डॉक्टर, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। एक डॉक्टर होता है कि वो मरीज़ को ना उसकी वो नब्ज़ देखता है, ना उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, ना उसको यानी कोई टेस्ट करवाता है। वो जाता है, चिट उठाता है और तकरीबन कोई 5 तरह की दवाइयाँ दे देता है, जिसमें वो नज़ले की भी है, ज़ुकाम की भी है, बुखार की भी है। बंदे को गुर्दे का दर्द है और उसने वो पेन किलर डाल के बाकी सारी दवाइयाँ भी लिख दी। मरीज़ गया, उसने वो 5 की 5 खा ली, दर्द वाली ने गुर्दे का दर्द ठीक कर दिया, बाकी जो उसकी थी ब्लड थिन हुआ और वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया, और डॉक्टर बड़ा चंगा जी। अच्छा, वो डॉक्टर वाकई बड़ा चंगा है, क्योंकि उसने उसको वो 200 रुपये में सारी दवाइयाँ उठा के दे दी हैं। उसने गया, उसने खा ली, मज़ा आ गया, बंदा ठीक हो गया। लेकिन उसके पीछे उसका नुकसान क्या हुआ है, ये वो बंदा जानेगा या आने वाला वक्त देखेगा। अगर दूसरा डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट है जो कि उस मरीज़ की नेचर को पहले समझने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। जैसे हम कहते हैं जी, अच्छा इतने वोल्टेज देख लो, इतने वोल्टेज चेक कर लो, इतने इन्ने होने चाहिए, इतने इन्ने होने चाहिए। जब हम ये काम करते हैं तो फिर क्या होता है कि आप उसके वो पॉइंट, वो पैरामीटर नोट कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर क्या कहता है, अच्छा इस तरह है भाई, जाओ ये जाके अपनी ये ब्लड की रिपोर्ट लेके आओ। मरीज़ कहता है केड़े से आपे पा देता है कि आया मैं गुर्दे की दवाई लेने हूँ, ये मुझे 5-7 टेस्ट लिख के दे दिए हैं। वो उसको 1000 रुपये के 2000 रुपये के टेस्ट लिख के दे देता है, जाओ जी। वो हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि डॉक्टर मिले लेबॉर्ट्री वाले नाल। असल में वो क्या करता है कि वो आपके
जो पैरामीटर होते हैं उसको नोट करता है और देखता है कि कौन सा फॉल्ट है, इसको मैं कौन सी मेडिसिन दूं। वो आखिर पे आपको क्या करता है, जब आपका टेस्ट रिज़ल्ट आता है तो वो पिन पॉइंट आपको वही मेडिसिन देगा कि जी ये मेडिसिन दो तो इसका ये इंडिकेटर जो है, ये इसका जो प्रॉब्लम है, ये इस मेडिसिन से डायरेक्टली हल हो जाएगा। एक था जिसने उसी वक्त गया जाके 5-7 मेडिसिन के पत्ते लिए, आके उसने 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम खा ली, मौज होगी, मज़ा आ गया, बंदा घोड़े तरह। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हुए ये बंदा नहीं जानता। अभी जो दूसरा डॉक्टर था जिसने टेस्ट करवा के आपको कहा कि भाई ये काम करके आओ, ये टेस्ट करवा के आओ, तो उस पॉइंट पे आपको वो बिल्कुल ऐसे मेडिसिन देगा कि जी ये खाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम ये चीज़ समझ जाएं कि जी ये सर्किट कैसे वर्क करता है, जैसे वो डॉक्टर जो टेस्ट करवा के आता है, वो टेस्ट करवाता है मरीज़ के और उससे बात समझ आती है कि जी ये प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से हल करना है। तो सेम कहानी यहाँ पे है। अभी देखिए इस सर्किट का फिनोमेना, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से उठाए और इस कलेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल पर दे दिए, ये सप्लाई यहाँ से उठाई इस कलेक्टर को दे दी, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला 13009, और नेगेटिव सप्लाई उठाई यहाँ से उठाई यहाँ पर आकर इस एमीटर के, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे दे दी। ये नेगेटिव सप्लाई उठाई आके इस एमीटर को दे दी इस ट्रांसफार्मर के थ्रू करते हुए। और अभी क्या होगा ये देखें तो इसका कलेक्टर इसके एमीटर के साथ जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पर। अभी एक का कलेक्टर एक के एमीटर पे जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर, अभी एक बड़ी मज़े की बात है, अभी देखें पॉजिटिव हमने यहाँ पे दे दी, नेगेटिव यहाँ पे सप्लाई दे दी। अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर इकट्ठे ऑन हो जाएं तो क्या होगा, जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ऑन होने पे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। आप कहते हैं जी 5, 7, 10 ओम हो गई, तो जब आप 300 वोल्ट 320 वोल्ट यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स पर अप्लाई करेंगे, अगर ये खुदा न खास्ता इकट्ठे ऑन हो जाएंगे तो डैमेज हो जाएगा। ये डैमेज नहीं होते, क्यों कि इसका ये जो सर्किट है ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक वक्त में एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा, दूसरा ऑफ रहेगा। अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ रहना पड़ेगा। ये सर्किट एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, ये ऑन है तो ये ऑफ है, ये ऑन है तो ये ऑफ है। इसी को हाफ ब्रिज टोपोलॉजी भी कहा जाता है, इसी को पुश पुल सेंस भी कहा जाता है कि जी पुश पुल जब हम बात करते हैं एक ऑन होता है दूसरा ऑफ होता है। पुश पुल में क्या होता है कि पूरी सप्लाई स्विच करवाई जाती है। हाफ ब्रिज में क्या होता है कि आधे वोल्टेज वी सप्लाई डिवाइडेड बाय 2 दिए जाते हैं। आपके जितनी भी सप्लाई वोल्टेज होंगे, डीसी रेल के जितने वोल्टेज होंगे उसको 2 से डिवाइड करके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को दिया जाता है। अभी देखिए जैसे ही सप्लाई हमने यहाँ पर प्रोवाइड की तो जो हमारी अभी वो आती है कॉमन लाइन वाली बात। ये सेंटर लाइन एक कैपेसिटर के थ्रू गुजर के इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे जा रही है, प्राइमरी के एक एंड पे चली गई। इस जगह पर हम देखेंगे तो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं ये वाले और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये एक कैपेसिटर हमारा ये वाला जो इसको रेजोनेंट कैपेसिटर कहा जाता है, तो ये डीसी ब्लॉकर है। ये वाला कैपेसिटर डीसी ब्लॉकर है, डीसी वोल्टेज को आगे नहीं जाने देगा क्योंकि कैपेसिटर से डीसी नहीं गुजरती। आप कहेंगे ये क्या कहानी होगी, वोल्टेज हम यहाँ पर हमने डीसी बना लिए, तो ये डीसी क्यों लगाया, कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। अभी इसको हम स्टडी करते हैं। डीसी इसने ब्लॉक कर दी, सिर्फ एक दफ़ा जो इसने चार्ज होना था, जब ये चार्ज होगा उस वक्त क्या करेगा, ये वाला सर्किट देखें तो कैसे चल रहा है। ये एंड हमारा एक साइड पे है तो इसको देखेंगे, अगर ये वाला ये इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे आएगा और यहाँ पर देखेंगे तो ये आकर एक जगह पर ये रजिस्टर लगे हुए हैं,
ये दोबारा देख लीजिए, ये कैपेसिटर एक साइड पे इसके पोटेंशियल आया, तो दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये इसके इस साइड पे हमने कितने वोल्टेज दिए हुए हैं, ये इसकी निस्बत 160 वोल्ट दिए हुए हैं। तो क्या होगा कि ये इस ट्रांजिस्टर को ट्रिग करवाएगा, ऑन करवाएगा। जैसे ही ये ऑन होगा तो अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज अगर देखें तो यहाँ से ऐसे चलेंगे इस वाइंडिंग में से होते हुए, तो एक पल्स इस ट्रांसफार्मर में से गुजरेगी कितने टाइम के लिए, जितनी टाइम के लिए इस कैपेसिटर ने चार्ज होना है। ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, इसने एक बिल्कुल ऐसे जैसे ट्यूबलाइट के अंदर हम स्टार्टर लगाते हैं तो वो एक स्पार्क देता है, तो ये एक इस तरह से इग्नाइट होगा। जैसे ही इसने स्विच किया ये वाला, तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में करंट चलेगी, एक दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड बना, इसको यहाँ पर ले आए, वही ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पर शो किया है। इसकी ये प्राइमरी में से करंट चली, इसकी सेकेंडरी में यहाँ पर एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा और ये कॉमन, एक वाइंडिंग उस दूसरी वाइंडिंग का सेंटर टेप का दूसरा सिरा और उसका कॉमन, तो ये 2 सेंटर टेप वाइंडिंग इसमें आउटपुट में है। एक सेंटर टेप वाइंडिंग जो है ये यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 वोल्ट हमें प्रोवाइड करेगी। इसको ऑक्सिलरी वोल्टेज कहा जाता है, जो कि हमारी आगे जो आईसी लगी हुई है उसको पावर अप करवाएगा। जो पहली पल्स चली थी उससे कुछ वोल्टेज बनेंगे, वो आके इस कैपेसिटर को चार्ज करवाएंगे। ये वोल्टेज कहाँ पे बनेंगे, ये जो 2 वाइंडिंग के 2 एंड नज़र आ रहे हैं हमें इस ट्रांसफार्मर की, इस वाइंडिंग से, इस वाइंडिंग के साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 डायोड लगे हुए हैं हमारे, ये वाले अंदर ये 2 डायोड लगे हुए हैं। तो ये 2 डायोड यहाँ से ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं और ये रेक्टिफाई करके ये कैपेसिटर इस पे वोल्टेज देंगे। ये कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा ये वाला, ये हमारा एक्सिलरी वोल्टेज का कैपेसिटर है। तो इनिशियली अभी देखें कहानी कहाँ से चली, यहाँ से वोल्टेज हमने चलवाए थे, एक करंट की पल्स गुजारी थी, स्टार्ट लिया इसने, स्टार्ट लेके तो वोल्टेज यहाँ पर बन गए। अगर कोई सप्लाई स्टार्ट नहीं होती तो उस वक्त हम इस कैपेसिटर को भी देखेंगे। और इस सर्किट के ये जो कैपेसिटर हैं कौन कौन से, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, ये ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। तो उस वक्त अगर वो सप्लाई सिरे से डेड है तो वो ये चीज़ें हमें चेक करनी होगी, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें अगर हम चेक कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी सप्लाई इनिशियली स्टार्ट होना चाहिए, वोल्टेज बने इस कैपेसिटर पर आ गए, उसी टाइम कुछ वोल्टेज, इसको भी साथ सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। इस सर्किट में से कुछ वोल्टेज जो हैं यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है बड़े वाला, एम्बियर 30-100 लगा हुआ है, 30 एम्पियर 100 वोल्ट का ये वाला। तो ये देखें इस वाइंडिंग से वोल्टेज चलेंगे यहाँ पे आएंगे, इस वाइंडिंग से वोल्टेज चलेंगे तो यहाँ पे आएंगे। तो इसका कैथोड कॉमन है, जो पॉजिटिव आउटपुट यहाँ पे आ रही है। ये है हमारी फ़िल्टर कॉइल, चोक आउटपुट फ़िल्टर है। तो इसमें से वोल्टेज यहाँ से चलेंगे इस साइड पे आ जाएंगे। तो ये है हमारे 4 कैपेसिटर लगे हुए इस पॉइंट पर, 1 2 3 4 कैपेसिटर ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस रेक्टिफायर की रिकवरी के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर ये लगे हुए हैं। ये वाले 10 ओम की रजिस्टर है, 1 नैनो का कैपेसिटर है, एक डायोड के अक्रॉस 10 ओम और 1 नैनो का दूसरी डायोड के अक्रॉस। तो ये इसको फास्ट रिकवरी में स्नबर सर्किट कहलाता है, फास्ट रिकवरी करवाएगा, यानी डायोड हीट अप नहीं होगा। इससे आगे ये हमारा फ़िल्टर कॉइल शो किया हुआ है ये वाला, और उसके आगे 4 कैपेसिटर, और चारों कैपेसिटर को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर हमारा ब्लीडर सर्किट है,
ये 1.2 के की रजिस्टर लगी हुई हैं, 4 रजिस्टर पैरेलल में, 1 2 3 4, और ये ग्राउंड की तरफ लगे हुए हैं, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। सर्किट को देख लेंगे। इसमें ये सर्किट का एक पोर्शन है वोल्टेज फीडबैक वाला, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी इस सप्लाई को ले आए जो हमने 12 वोल्ट 15 वोल्ट की सप्लाई बनाई थी, पहले उसको चेक भी कर लें। ये मैंने कहा था कि ये सप्लाई हमारी इस कैपेसिटर पर आ जाएगी, तो ये 15.8 वोल्ट इस कैपेसिटर पर आ जाते हैं, और ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। यहाँ पर 12 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। अभी इस सप्लाई को यहाँ से हम उठाते हैं, ये आ जाती है सप्लाई इस जगह पर, और यहाँ पर 5.1 ओम की रजिस्टर है, उससे सप्लाई गुजार कर इस आईसी की पिन नंबर 12 पे सप्लाई दे दी जाती है। TL 494 की पिन नंबर 12 पे सप्लाई, और 7 नंबर पिन पे ग्राउंड आ जाएगा। जैसे ही ग्राउंड आएगा तो उस वक्त ये अपनी पिन नंबर 14 से रेफरेंस वोल्टेज आउट करेगी। अभी हम इसके चेक पॉइंट देखते जाते हैं। तो ये है इसकी पिन नंबर 7 और 9 10 11 और ये 12 नंबर, तो 15.7 वोल्ट ये सप्लाई आ गई। तो ये 13 और ये 14 नंबर पिन, तो 14 से 5 वोल्ट आउट होने चाहिए। ये एक सेहतमंद आईसी की निशानी है। अगर वो आईसी 5 वोल्ट पैदा नहीं कर रही तो इसका मतलब है आईसी में प्रॉब्लम है, या उसके जो नेक्स्ट उसका सर्किट है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम है। जैसे ही हमने ये सप्लाई इसको दी, यहाँ पर हमने 7 नंबर पिन पे ग्राउंड दिया, तो ये 5 वोल्ट यहाँ से आउट करेगी। यही 5 वोल्ट इसकी पिन नंबर 13 को मिलने चाहिए। जब ये पिन नंबर 13 पे सप्लाई आएगी, 13 और 14 शॉर्ट किए हुए आपस में जंपर देकर, तो ये सप्लाई पुश पुल स्टेज में काम करेगी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट काम करेगी। ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, और उस वक्त ये वोल्टेज ये हमारे कैपेसिटर पर आ जाएंगे। इस पर जो VCC का जो इसका रेफरेंस वोल्टेज का कैपेसिटर है उस पर सप्लाई आ जाएगी। ये वोल्टेज अभी यहाँ से चलेंगे, ये देखें तो यहाँ पर लगी हुई है एक 820 ओम की रेजिस्टेंस है और 100 के की है, 2 रजिस्टर लगी हुई हैं ये वाली। तो ये लग के पिन नंबर 15 पे रेफरेंस दे देंगी। ये है हमारा करंट मॉड का एरर एम्पलीफायर, इसको रेफरेंस मिल गया। अगर इन्हीं वोल्टेज को देखेंगे, यहाँ से ये वाले यहाँ पे आए और यहाँ पर 5.6 के की और 5.6 के की रजिस्टर है, इसका दूसरा एंड ग्राउंड है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो देखें तो पिन नंबर 2 पे आ रहा है। एक ये रजिस्टर 5.6 के की ये लगी हुई है, दूसरी ये लगी हुई है। ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में आई हुई हैं और वोल्टेज डिवाइडर बनाकर इसको 2.5 वोल्ट का रेफरेंस दे दिया हमने पिन नंबर 2 पे। ये है जनाब इसकी पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 पे 2.5 वोल्ट का रेफरेंस दे दिया और 15 नंबर पिन पे 38.9 मिली वोल्ट का रेफरेंस दे दिया। अभी ये वाला जो रेफरेंस है, दोनों इसको रेफरेंस दे दिए इसने, तो ये आईसी स्विचिंग स्टार्ट करेगी। कैसे करेगी? हमने ये रेफरेंस दे के यहाँ पे कर दिया और साथ में देखेंगे तो पिन नंबर 2 के साथ एक 47 के की और 1 नैनो का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर ये 47 के और 1 नैनो का कैपेसिटर है और ये 2 और 3 नंबर पिन के दरमियान लगा हुआ है। ये है कंपनसेशन के लिए, ये है इसकी फीडबैक के लिए। अगर 15 नंबर पिन से देखेंगे तो इस पे भी 10 नैनो का और 10 के का रजिस्टर लगकर ये 3 नंबर पिन पे, तो ये इसके एरर एम्पलीफायर को फीडबैक के लिए सेट कर देगा। तो ये दोनों एरर एम्पलीफायर की जो कंपनसेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस जगह पे आ जाइए। यहाँ पर 12 वोल्ट हमारे आउटपुट हो रहे हैं, तो इसके साथ एक रजिस्टर लगी है 10 के की पैरेलल में, 33 नैनो का कैपेसिटर लगा हुआ है।
ये वाला, और इसके साथ 220 ओम की रजिस्टर है ये वाली। 220 और 10 के ये दो कंपोनेंट लगकर इस पॉइंट पर, और यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन जो है वो एक पोटेंशियोमीटर को दिया हुआ है। इस पोटेंशियोमीटर को, पोटेंशियोमीटर के दो एंड जो हैं ये वाला और ये वाला, ये कॉमन है, और ये इसका सेंटर टेप, ये दूसरा पॉइंट इसका यहाँ से निकल रहा है। इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगी हुई है ये वाली 2.2 के की, ये यहाँ से चलती है, इस जगह पे आती है, इस पॉइंट पे एक रजिस्टर, दो रजिस्टर सीरीज में है। यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर हमने कहा था यहाँ पे आई इस जगह पर, इसके साथ ये दो पॉइंट कॉमन है, इस कॉमन से आगे यहाँ पर आ जाएं तो इसके साथ पैरेलल में ये कैपेसिटर है। तो तीन कंपोनेंट ये वाले 1 2 3 ये लगे हुए हैं, और ये देखेंगे तो ये सीधे चलते हैं पिन नंबर 1 पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये इस आईसी का वोल्टेज एडजस्टमेंट फीडबैक है। जितने वोल्टेज आउट होंगे और जितने आपको आउटपुट में चाहिए, इस सप्लाई को आप 10.5 से लेके 15 वोल्ट तक आउटपुट के लिए सेट कर सकते हैं। इस पोटेंशियोमीटर की मदद से क्या होगा कि आप ये ग्राउंड पोटेंशियल जो है उतना अप या डाउन करेंगे पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करते हुए। तो ये फीडबैक यहाँ से जाएगी, ये सेंस लाइन यहाँ पर फीड होगी पिन नंबर 1 पर। इस डायग्राम की कॉपी जो है मैं अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है 220 पिको का, ये लगा हुआ है इसको किसी भी यानी फॉल्स स्विचिंग से बचाने के लिए। गैर यकीनी सूरत हाल में कोई भी इसको गलती से स्विच ना करे, जो फाइन वोल्टेज मिलेंगे वो इसको मिलेंगे। पिन नंबर 4 इसकी डेड टाइम कंट्रोल है। 3 नंबर पिन को डिस्कस कर लिया कि इस पर ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें पिन नंबर 4 इसकी जो है, इस पर 12 के की रजिस्टर लगाकर 4 नंबर पिन पे इसको ये कनेक्शन दे दिया। और यहाँ पर देखेंगे तो ये सर्किट हमारा डेड टाइम कंट्रोल का है, इसको हम अलहदा से स्टडी करेंगे। पिन नंबर 5 पे इसकी सीटी पिन है, इस पे 1 नैनो का कैपेसिटर है, और पिन नंबर 8 पे 22 के की रजिस्टर है। तो ये इसकी रजिस्टर और ये कैपेसिटर, ये दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। पिन नंबर 7 ग्राउंड है, और वीसीसी और आउटपुट कंट्रोल हमने ये डिस्कस कर लिया। सारी आईसी की पिनें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये इसकी 4 पिनें रह गई हैं, C1 C2 E2 E1। अगर E2 और E1 को देखेंगे तो ये दोनों पिनें ग्राउंड हैं। पिन नंबर 9 और 10 हमने कहा था पिन नंबर 7 ग्राउंड है, तो 7 के अगर 7 देखेंगे तो ये दोनों पिनें भी जंपर की हुई हैं यहाँ पर, तो 9 और 10 पिन भी ग्राउंड है। अगर सप्लाई वोल्टेज को देखेंगे यहाँ पर, जो हमने पॉजिटिव एक्सिलरी वोल्टेज के कहे थे, ये सप्लाई, ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं उन 3.9 के 3.9 के, दोनों रजिस्टर के सीरीज़ में 1.5 के का रजिस्टर है, यहाँ पर ग्राउंड और यहाँ पर ग्राउंड, और ये लगा हुआ है इस ट्रांजिस्टर की बेस बाइसिंग के लिए। यहाँ पर देखें तो ये वाला ये इस ट्रांजिस्टर की बेस बाइसिंग के लिए लगा हुआ है। तो हमारे ये दोनों ट्रांजिस्टर बेस बाइस हो जाएंगे। अभी इससे आगे चलिए, ये इसकी ड्राइव सिग्नल है, ए है, ड्राइव बी है। जो हमने फर्स्ट पेज यहाँ पे देखा था, तो ये वाले ट्रांजिस्टर के ये वाले पॉइंट जो हैं, ये ड्राइव ए और ये ड्राइव बी। अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो इस पे 1.5 के की रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली, ये रजिस्टर लग के ट्रांसफार्मर की सेंटर टेप वाइंडिंग को चले जाएंगे पल्स ट्रांसफार्मर पे। अभी बारी आती है पल्स ट्रांसफार्मर की, ये वाली, यानी ये रजिस्टर का एक एंड पॉजिटिव साइड पे लगा हुआ है वीसीसी कैपेसिटर के, और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर की सेंटर टेप वाइंडिंग पे आ जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे और दूसरी वाइंडिंग दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ जाएगी। ये दो ट्रांजिस्टर C18-15 लगे हुए हैं। अभी जब ये आईसी, इसको RTCT मिला हुआ है, दोनों रेफरेंस मिले हुए हैं, तो ये आईसी
स्विचिंग स्टार्ट करेगी। इसकी 13 नंबर पिन को पॉजिटिव किया हुआ है तो ये अपोजिट स्विचिंग करेगी पुश पुल में, एक ऑन एक ऑफ, इन एक ऑन एक ऑफ। तो क्या होगा कि अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो उस वक्त क्या करेगा, ये एमीटर जो ग्राउंड के साथ कपल है तो ये ग्राउंड को कपल करवाएगा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, तो ये ट्रांजिस्टर फौरन से स्विच कर जाएगा। जब ये स्विच करेगा तो हमारा जो ये वाला सर्किट है इस पे पल्स आएगी। अब ये मैंने बताते हुए तो इतना टाइम लगा दिया है, ये असल में जो हमने पहली पल्स गुजारी थी उसी के साथ ही ये सारा काम स्टार्ट हो जाता है। वो पल्स यहाँ पे आई क्योंकि उस वक्त ये ग्राउंड है हमारा, ये देखें तो इन दो डायोड्स के थ्रू ये ग्राउंड यहाँ से चलेगा, इस ट्रांजिस्टर से कलेक्टर से आउट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये एंड पॉजिटिव पे है तो क्या होगा, यहाँ से करंट चलेगी तो इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में एक पल्स बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये आउटपुट में क्या होगा कि सिग्नल जनरेट करवाएगा, ये ऑन ये ऑफ। क्यों कि ये वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, ये अपोजिट वाइंडिंग होती है, एक क्लॉकवाइज वाइंड की हुई है तो दूसरी काउंटर क्लॉकवाइज वाइंड की हुई है। अभी पहले हमने इस ट्रांजिस्टर को कहा था कि ये स्विच हो गया, पल्स ये आ गई तो ये ट्रांजिस्टर स्विच कर जाएगा, क्योंकि ये इसका ये वाला एंड पॉजिटिव होगा। जैसे ही पॉजिटिव होगा तो ये हमारा एक डायोड लगा हुआ है 4007 लगा हुआ है और साथ 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसके बेस पे ट्रिग आएगी, सिग्नल आएगा, पल्स आएगी। जैसे ही पल्स इस पे आएगी तो ये एंड, चूँकि हमने कहा कि ये डॉट वाइंडिंग जो है अपोजिट डॉट से, तो उस वक्त ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव होगा उस वक्त अभी क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाएगा। ये ऑन हुआ, जैसे ही ऑन हुआ तो देखें अभी नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, ये कनेक्ट किए हुए हैं, इस ट्रांजिस्टर से गुजरेंगे, इस पॉइंट से गुजरेंगे तो ये इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के पोर्शन में से गुजरेंगे। वो ये वाली करंट यहाँ से ऐसे ऐसे और इस वाइंडिंग में से होते हुए यहाँ से एक पल्स बनेगी। अभी हमने ये नेगेटिव चलाया है तो ये नेगेटिव अभी इस कैपेसिटर से ये वोल्टेज अपने पूरे करेगी, क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो रिटर्न लाइन हमारी ये है, तो ये नेगेटिव साइड की पल्स आएगी। अभी देखें पहले हमने कहा था कि पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर पे आए थे तो ये एक पल्स चली थी, इस तरह से करंट बनी थी। अभी नेगेटिव साइड पे आएगी तो ये करंट इस तरह से फ्लो होगी। जैसे ही अभी जितनी फ्रीक्वेंसी इस आईसी की है 28 किलो हर्ट्ज़ पे इसके रैंप बने, 48 किलो हर्ट्ज़ पे रैंप बनेंगे, क्योंकि ये जो दो कंपोनेंट हैं 1 नैनो और 22 के, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 48 से 50 किलो हर्ट्ज़ होनी चाहिए। अगर 50 है तो 25 किलो हर्ट्ज़ पे ये ऑन होंगे, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट ऑन ऑफ होंगे। ये पल्स आई, ये ट्रैक कर गया, ये पल्स आएगी, ये कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त इसके वाइंडिंग का एंड है ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका एंड पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस वक्त ये स्विच कर जाएगा। जैसे ये स्विच करेगा तो फिर अभी ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, इस ट्रांजिस्टर से स्विच करेंगे, इधर से चलेंगे ऐसे, और ये इस वक्त हमारा ये एंड इसकी निस्बत नेगेटिव है। जब हमने यहाँ से करंट चलाई थी तो उस वक्त ये एंड -160 वोल्ट पे था और ये +160 पे है, और ये हमारा रिटर्न लाइन है, ज़ीरो पोटेंशियल है क्योंकि इसको हमने ज़ीरो माना हुआ है। तो एक दफ़ा नेगेटिव की वजह से करंट चलेगी तो इसमें बाईपोलर मैग्नेट बनेगा। एक दफ़ा करंट ये चली, एक दफ़ा करंट ये चली, एक इस तरह, तो बाईपोलर यानी 0 वोल्ट से एक दफ़ा 160 वोल्ट पॉजिटिव गुजरेंगे, एक दफ़ा -160 वोल्ट गुजरेंगे। तो जब बाईपोलर मैग्नेट बनेगा तो आउटपुट में भी बाईपोलर वोल्टेज बनेंगे, तो वही वोल्टेज एक दफ़ा इससे रेक्टिफाई होंगे, एक दफ़ा इससे रेक्टिफाई होंगे, तो आउटपुट में हमें जब डबल स्विचिंग मिलेगी तो करंट भी ज़्यादा मिलती है। तो ये फिनोमेना होता है इस सर्किट का। अभी जब इसमें से पॉजिटिव वोल्टेज ये चलना शुरू हो गए, हमने कोई लोड कनेक्ट किया,
हाँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 1.2 के की, एक एलईडी है, तो इसके साथ 2.7 के की रजिस्टर लगाकर, तो ये हमारी जो एलईडी, ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, एलईडी ग्लो कर देगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। अभी जब करंट चलेगी, हमने कोई भी लोड कनेक्ट किया यहाँ पर, तो ये 3.9 मिली ओम की शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, बहुत थोड़ी सी रेजिस्टेंस, एक जंपर ही है, देखने में तो ये दो पीस हैं तार के, लेकिन इस 3.9 मिली ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे। वो वोल्टेज ड्रॉप इसके दोनों पॉइंट से उठाकर आई सेंस पिन नंबर 16 पे चली जाएगी। ये एंड ये देखें तो इस कैपेसिटर के साथ कॉमन किया हुआ है, ये एंड देखेंगे तो पिन नंबर 16 पे जा रहा है, आईसी की पिन नंबर 16 पे। यहाँ पर ये आईसी की पिन नंबर 16 है, तो 16 पे करंट की फीडबैक आएगी। ये जो पिन है, पिन नंबर 1, इस पे जो हम वोल्टेज देते हैं, ये आते हैं, यानी 2.5 का रेफरेंस दिया, तो 2.5 का रेफरेंस यहाँ पे इसको फीडबैक मिलनी चाहिए, तब ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी। अगर ये वोल्टेज नहीं आते तो ये आईसी अपना फुल ड्यूटी साइकिल यूज़ करेगी, ताकि आउटपुट में वोल्टेज बने, या जितने आपने लिमिट करवा दी है कि मुझे 10 वोल्ट चाहिए या मुझे 15 चाहिए, तो यहाँ से आप उसका ऑफसेट देंगे, तो ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करते हुए आउटपुट में वोल्टेज देगी। अभी हम इसको मॉनिटर करते हैं, फिर हम इसको डीएसओ पे देखते हैं कि जी वाकई इस तरह से हो रहा है जिस तरह मैं कह रहा हूँ। ये है हमारी कॉमन लाइन। ये देखें, इस वक्त कोई 16 नंबर पिन पे कोई चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि लोड कनेक्ट नहीं है। अगर हम इसके रेफरेंस से पिन नंबर 1 को देखेंगे तो इस पर 2.5 वोल्ट का रेफरेंस आ रहा है यहाँ से, कौन से वाला, जो हम यहाँ से चला के ये इस पॉइंट पे कह रहे हैं। ये वाले इसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, 12 के साथ एक रजिस्टर ये लगी हुई है, एक रजिस्टर ये लगी हुई है, दो रजिस्टर हमने कहा था, दो रजिस्टर लगकर 2.5 वोल्ट का रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये सेम रेफरेंस यहाँ पर जो हमने 2.258 का रेफरेंस दिया हुआ है, सेम वही रेफरेंस इसको पिन नंबर 1 पे मिलना चाहिए। जब ये मिलेगा, दोनों पिनें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, तो ये आईसी की स्विचिंग जो है वहाँ पे लिमिट हो जाएगी। अगर वो नहीं होती तो उस वक्त ये आईसी अपनी स्विचिंग को बढ़ाती रहेगी। अभी हम इसको डीएसओ पे मॉनिटर करते हैं। जब भी आप डीएसओ यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपनी पूरे टेस्ट बेंच को, जो हमारा आपका वर्क बेंच है, उसको आइसोलेट कर लीजिए। अगर आप आइसोलेट नहीं कर पाते तो फिर कम से कम ऑसिलोस्कोप को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाकर आइसोलेट कर लीजिए। और जब भी यहाँ पर आपने सोल्डरिंग करनी है तो उस वक्त आपका बोर्ड जो है वो पावर से उतरा होना चाहिए, कभी भी काविया टच नहीं करना। बाज़ औक़ात ये बहुत बड़े नुकसान का बायस बनता है कि हमारे बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि काविया जो है उसमें न्यूट्रल आ रहा होता है या उसमें फेज़ आ रहा होता है, तो जैसे ही हम बोर्ड पे लगाते हैं तो बोर्ड डैमेज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा पावर जो है वो उतारनी है बोर्ड से, क्योंकि अभी हमने सेकेंडरी साइड पे वर्क करना है, तो सेकेंडरी साइड पे हम ग्राउंड ले लेते हैं यहाँ से। अगर आप डीएसओ को आइसोलेट किया हुआ है तो इसके जितने भी कनेक्टर होते हैं इसको कभी भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उस वक्त आपकी डीएसओ जो है वो फ्लोट कर रही होती है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये है इसकी पिन 1, पिन 1 पे 2.5 वोल्ट आ रहे, पिन 2 पे हमने उतना ही रेफरेंस दिया हुआ है। जब ये दोनों पिनें आपस में सेम होती हैं तो उस वक्त ये आईसी अपनी ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सीटी पिन पे यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर रहा है और इस पर 48.14 किलोहर्ट्ज़ की स्विचिंग हो रही है। और
ये हमारी पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 6 नंबर पिन है, तो 6 नंबर पिन 3.72 वोल्ट पे इसको RT वाली पिन जो है इसको दिया हुआ है। पिन नंबर 4 जो है वो 480 मिली वोल्ट इस पर सिग्नल आ रहा है, तो ये अपना डेड टाइम IC अपना बनाएगी और ये काम करेगी। तो यहाँ पर देखें तो पिन नंबर 9-8 जो है इस पे ये स्विचिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो IC है वो एक चैनल 25 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रहा है, चैनल 1 है। और यहाँ पर हम देखेंगे पिन नंबर 11 पे, तो 11 पे भी वही 25 किलोहर्ट्ज़ जितनी हमारी ये फ्रिक्वेंसी थी पिन नंबर 5 पे, तो उसका हाफ दोनों चैनल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। तो ये ड्यूटी साइकिल देख लीजिए, अभी यहाँ पर ये टोटल इतना ड्यूटी साइकिल, इतनी देर के लिए ये पल्स ऑन हो रही है, बाकी ये टाइम ऑफ मिल रहा है। इस पोर्शन पे दूसरी पल्स आ रही है, दूसरा चैनल यानी एक चैनल यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा चैनल यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें आपस में डेड टाइम भी है। तो ये IC अपना इस तरह से ड्यूटी साइकिल बनाएगी, अपना स्विचिंग करवाएगी। यही स्विचिंग हमारी अभी हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे लगाते हैं इसको, वहाँ पे आपको पावर स्विचिंग दिखा देते हैं कि जी पावर स्विचिंग कैसे कर रही है। जो मैंने कहा था कि एक दफ़ा ये पॉजिटिव साइड पे स्विच करेगी, एक दफ़ा नेगेटिव साइड पे स्विच करेगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस सर्किट के अंदर फॉल्ट किस किस तरह के आते हैं। तो मैं ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अक्रॉस ये मैं कनेक्ट करता हूँ और वहाँ पर मॉनिटर करेंगे कि हमारा ये सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। अभी यहाँ पर देखिए, मुझे ये लाइट ऑफ कर लेने दें। इस जगह पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर एक साइड पे स्विच कर रहा है, इसके बाद इतनी स्विंग आती है, जो हमारी वाइंडिंग है वो डिस्चार्ज होती है, फिर इसके बाद नेक्स्ट दूसरी साइड का नेगेटिव साइड वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो स्विच कर जाता है। इस वक्त अभी स्विचिंग जो है वो बहुत थोड़ी हो रही है, क्यों कि हमारा लोड कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये ऑफ हो जाता है और ये फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है। जैसे ही कोलैप्स होता है फिर दोबारा ज़ीरो पे आता है, तो ये इसको डेड टाइम यहाँ पर कहा जाता है। फिर अगला नेक्स्ट सर्किट स्विच करता है, तो नेगेटिव पल्स गुजरने की वजह से जैसे पल्स ऑफ होती है फिर वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट रिवर्स वोल्टेज पैदा करता है। वो वोल्टेज यहाँ पे बनते हैं, कंपनसेट होते हैं, फिर पहले ट्रांजिस्टर की बारी आ जाती है जिसने यहाँ पे स्विच किया था पॉजिटिव साइड पे, फिर ये यहाँ पे स्विच कर जाता है। तो नेगेटिव वाला स्विच ये बारी बारी यहाँ से ये नेगेटिव साइड की स्विचिंग है, ये पॉजिटिव साइड की स्विचिंग है। बिल्कुल ये वाली जो हमने कहा था एक दफ़ा एक स्विच करेगा, एक दफ़ा ज़ीरो लाइन से नीचे स्विचिंग होगी। तो ये बाईपोलर अप साइड पे और डाउन साइड पे बारी बारी ये ट्रांजिस्टर स्विच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट वर्क कर रहा होता है। अभी इसमें आने वाले जितने भी फॉल्ट हैं हम उसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और उसका क्या क्या सबब होता है। अभी जो हमारी करंट सेंस है वो सर्किट हमारा अभी फंक्शनल नहीं है, क्यों? उसने उस वक्त प्रोटेक्ट करना है जब करंट अपनी लिमिट से ऊपर जाएगी, यानी जब करंट इसकी जो अलाउड लिमिट है 25 एम्पेयर है, तो 25 एम्पेयर पे इसमें 39 मिलीवोल्ट बनेंगे। जिस वक्त फुल करंट फ्लो होगी तो उस वक्त यहाँ पर जितने हमने 15 नंबर पिन पे रेफरेंस चेक किया था 39 मिलीवोल्ट, तो उस वक्त इसमें 39 मिलीवोल्ट ड्रॉप होंगे। तो वो 39 मिलीवोल्ट जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उस वक्त इस IC को पता चल जाएगा कि जी जो करंट लिमिट है वो फुल हो चुकी है। और उस वक्त साथ में एक और भी काम हो रहा होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर लोड डाल रहे होते हैं तो इस लाइन में ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो उस वक्त
वोल्टेज लाइन की फीडबैक भी इसको जा रही होती है कि जी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। आईसी को कहा जाता है कि जी अपना स्विचिंग बढ़ाओ। आईसी को अभी दो फीडबैक आ रही हैं। एक, लोड डाल दिया आपने, कितना डाला, 20 एम्पेयर तक आपने लोड डाल दिया। 20 एम्पेयर तक इसको जो वोल्टेज की फीडबैक जा रही थी, ये वोल्टेज अपने एडजस्ट कर रही थी, ड्यूटी साइकिल बढ़ा रही थी, स्विचिंग साइकिल बढ़ रहा था। करंट अभी 20 एम्पेयर की फीडबैक दे रही है। आईसी को पता है कि मेरे पास अभी गुंजाइश है मज़ीद। जब आपने मज़ीद लोड डाला, 25 एम्पेयर जब लोड बनेगा, उस वक्त जब वोल्टेज मज़ीद ड्रॉप होने की कोशिश करेंगे, साथ में जो करंट वाली फीडबैक है वो चली जाएगी पिन नंबर 16 पे। आईसी को पता चल गया कि जी मैंने जितने वोल्टेज आउटपुट में देने थे वो आउटपुट में जा रहे हैं, अभी और भी लोड डाला जा रहा है, लेकिन साथ में यहाँ से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि मियाँ अभी इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ानी, इससे ज़्यादा ड्यूटी साइकिल नहीं बढ़ाना। क्यों कि इसके बाद आगे सर्किट की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। तो उस वक्त ये आईसी अपना फिर ड्यूटी साइकिल वहाँ पे स्टॉप करके आउटपुट को ऑफ़ कर देगी। जब ऑफ़ करेगी तो फिर क्या होगा, उस वक्त एक दफ़ा सप्लाई डाउन होगी, ऑफ होगी। जब ऑफ होगी तो सर्किट को पता चल जाएगा कि जी आउटपुट के वोल्टेज ड्रॉप हो गए। आईसी फिर से स्विचिंग स्टार्ट कर देगी, क्योंकि ये वोल्टेज जैसे ही कम होंगे करंट रुकेगी, क्योंकि इसमें स्विचिंग स्टॉप करनी है, करंट रुकनी है। जैसे ही करंट रुकेगी सर्किट फिर दोबारा अपनी वर्किंग कंडीशन में आएगा, लेकिन जैसे ही दोबारा स्विचिंग स्टार्ट होगी फिर वोल्टेज ड्रॉप होंगे, करंट बढ़ जाएगी। तो ये आईसी अपना बार बार उसी ऑन ऑफ में पड़ी रहेगी, एक कंडीशन। साथ में हमारा ये डेड टाइम कंट्रोल भी है। जब ये वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये पिन इन्हीं रेफरेंस वोल्टेज को, जो इससे 820 ओम की रेजिस्टेंस से आ रहे हैं, तो साथ में ये ग्राउंड लेवल ये वाला इसको चेंज करवाती है। ये चेंज होकर जो हमारी पिन नंबर 4 है, ये अपना लेवल अप होना शुरू हो जाता है। तो साथ में ये भी उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है, ये शट डाउन पिन के तौर पे भी काम कर रही होती है। अभी कहानी आती है कि इसमें फ़ॉल्ट क्या क्या होते हैं। एक तो फ़ॉल्ट होता है कि जी आउटपुट फ्लक्चुएट हो रही है। उसमें हमारे जो सबसे बड़े सस्पेक्टेड ये होते हैं कि ये कैपेसिटर इंटरनली लीक हो जाते हैं, या इसके जो ESR वैल्यू बढ़ जाती है, इसका डाई इलेक्ट्रिक ड्राई हो जाता है। उस वक्त ये चार्ज स्टोर नहीं कर पाते, जो हमारी रिक्वायरमेंट है जितनी वोल्टेज जितनी करंट की, तो ये प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ऐसे में ये कैपेसिटर क्या करते हैं कि जब करंट पूरी नहीं करते तो आईसी ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। क्यों? ये जो रिक्वायर्ड करंट है वो पूरी नहीं हो रही। उस वक्त हमारा लोड इस एनटीसी पे जाता है। जैसे एनटीसी पे जाता है तो एनटीसी एक लिमिट से ज़्यादा जब आप इसको करंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप करवाती है, अपने अक्रॉस ड्रॉप कर लेती है। सप्लाई ड्रॉप होगी, सप्लाई ऑफ होगी, फ्लक्चुएशन होगी। वोल्टेज 5-6 वोल्ट, 12 वोल्ट की सप्लाई है, 4-5 वोल्ट देगी, बस उत्थे कम हो गया। तो उस वक्त आप ये कैपेसिटर चेक करेंगे। सप्लाई फंक्शनल होती है लेकिन वो आउटपुट करंट पूरी नहीं कर पाती। इनपुट पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उस वक्त हमारा ये कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफायर, ये और ये ट्रांजिस्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रांजिस्टर ये प्रॉब्लम करते हैं। फिर हमारे चेसिस में करंट आता है तो उस वक्त ये दो कैपेसिटर नीले वाले, ये, या उस वक्त ये जो हमारा इंसुलेशन पेपर है, यहाँ पर ये इंसुलेटर लीक हो जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर जो हैं, पावर ट्रांजिस्टर, ये इनकी मेटल टेप बॉडी के साथ टच होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये पेपर लीक हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोल्टेज जो है ये आपस में, यहाँ से भी सप्लाई ठीक होती है। वैसे आप बाहर इसको चेक करते हैं, ठीक काम करेगी। जैसे ही आप इसके अंदर फिट करेंगे तो उस वक्त ये पेपर जो है आपको रिप्लेस करना पड़ता है। और इसको हीट सिंक कंपाउंड हमेशा लगाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेट करती है। इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि जी हमारे आउटपुट में फ्लक्चुएशन हो रही है, तो उस वक्त ये कैपेसिटर भी रिप्लेस करना पड़ते हैं। सप्लाई फ्लक्चुएट करती है तो VCC कैपेसिटर अगर ये भी हमारा ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। सप्लाई स्टार्ट नहीं हो रही तो इस कैपेसिटर को चेक कर लें।
1 2 3 4। अच्छा, इसी तरह एक और प्रॉब्लम आता है, सप्लाई लोड नहीं लेती। जब लोड नहीं लेगी तो ये शंट रजिस्टर के जो ये वाली सोल्डरिंग है, इसको रिमूव करके दोबारा से सोल्डरिंग करने से ये प्रॉब्लम हल हो जाता है। फिर ये ट्रांजिस्टर हीट अप होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं, तो उस वक्त हमें ये कैपेसिटर, 1 2 कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें प्रॉब्लम होगी, 1 2 3। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा जो पैरेलल में रेक्टिफायर डायोड होता है, जो कि रिकवरी के लिए होता है, एंटी पैरेलल डायोड, ये वाले जो लगे हुए हैं FR 107, तो ये लगे हुए हैं 1 और 2, इनको चेक करेंगे। बाज़ औक़ात इनमें प्रॉब्लम होती है तो ये भी प्रॉब्लम हीट अप का सबब बनते हैं। जब ये हीट हो रहा है तो इसको अपोजिट साइड वाला डायोड चेक करेंगे। गर्म ये हो रहा है तो चेक इसको, दूसरे ट्रांजिस्टर के डायोड को चेक करना है। गर्म ये हो रहा है तो चेक इसको करना है। इस तरह क्रॉस में इनको चेक करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।